Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are fit and fine. Students, you have already discussed in last video types of chemical reactions. हमने पिछली क्लास में अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ लिया था कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, अभिक्रियाशीलता श्रृंखला, कि किस प्रकार से कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव होते हैं और कौन सा लेस रिएक्टिव होता है। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सो नाउ स्टार्ट रिएक्टिविटी सीरीज, अभिक्रियाशीलता श्रृंखला। क्या बोलते हैं इसको? अभिक्रियाशीलता श्रृंखला। ठीक है, देखो, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल शो द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर द रिएक्टिविटी। हम कुछ मेटल्स हैं उनको लिखेंगे और बताएंगे कि इन मेटल में से सबसे मोर रिएक्टिव कौन सी मेटल्स है और सबसे लेस रिएक्टिव मेटल्स है कौन सी है। देखो, मेटल्स ऑन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर मोस्ट रिएक्टिव। जो मेटल्स सबसे ऊपर हो, सबसे टॉप पे हो, वो कौन सी मेटल्स होती है? मोर रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, वाइल जबकि 8 बॉटम आर लेस रिएक्टिव, जो बॉटम पे हो, सबसे नीचे हो, वो क्या कौन सी मेटल्स होती है? लेस रिएक्टिव। आपको पता होना चाहिए जो सबसे टॉप पे हो, टॉप वाला क्या होता है? मोर होता है, तो मोर रिएक्टिव। जो बॉटम पे हो, सबसे नीचे वाला होता है, वो क्या होता है? लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो देखो रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। सबसे पहले कौन सी आती है? पोटेशियम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम। क्या होती है? पोटेशियम। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे, तो ये क्या है? सबसे टॉप पे है, तो ये क्या हुआ? मोर रिएक्टिव। सबसे मोर रिएक्टिव कौन सी है? पोटेशियम। इसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, इसके बाद एल्यूमिनियम, जेड एंड जिंक, इसके बाद आयरन या फेरम। क्या होता है? आयरन या फेरम, इसको फेरम भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है एसन, जिसको बोलते हैं टिन। समझ में आ गया? इसके बाद होती है पीबी, क्या बोलते हैं इसको? लेड। फिर कॉपर, कॉपर के बाद क्या आती है? मरकरी। मरकरी के बाद क्या आता है? एजी सिल्वर। क्या आता है? सिल्वर। एयू गोल्ड। तो सबसे मोर रिएक्टिव मेटल्स कौन सी है? पोटेशियम। इसके बाद है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, एसन मतलब टिन। इसके बाद है लेड, कॉपर, मरकरी, एजी सिल्वर और गोल्ड। तो ये पोटेशियम क्या है? सबसे टॉप पे है, तो ये क्या है? मोर रिएक्टिव। ठीक है, और ये सबसे क्या है? बॉटम पे, तो ये क्या है? लेस रिएक्टिव। सबसे लेस रिएक्टिव मेटल्स कौन सी हुई? Au गोल्ड। तो हम बोलते हैं कि ऊपर से
सॉरी नीचे से ऊपर जाते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज इंक्रीज होती है। तो मतलब हम कहाँ से जा रहे हैं, नीचे से ऊपर, तो रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी इंक्रीज इन मेटल्स, ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है किनकी, मेटल्स की, ठीक है। क्योंकि सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा है, गोल्ड है, फिर सिल्वर है, फिर इससे थोड़ा मोर रिएक्टिव कौन सा है, मरकरी है, इससे थोड़ा और मोर रिएक्टिव कौन सा है, कॉपर है, फिर है लेड है, ठीक है। इसके बाद टिन है, टिन से भी थोड़ा मोर रिएक्टिव कौन सा है, आयरन, इससे थोड़ा मोर रिएक्टिव जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम क्या है, सबसे टॉप पे, तो ये क्या हुआ, मोर रिएक्टिव। पोटेशियम क्या है, मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाने पर तो रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होगी, ठीक है, समझ में आ गया। नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर से नीचे आए तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सबसे मोर रिएक्टिव तो रहेगा वो मेटल्स, लेकिन उसकी रिएक्टिविटी श्रृंखला चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज और ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज। समझ में आ गया, इंक्रीज और डिक्रीज। और आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि पोटेशियम मोर रिएक्टिव होता है लेस देन Au, ठीक है, और Au लेस रिएक्टिव होता है मोर देन पोटेशियम। तो समझ में आ गया, पोटेशियम मोर रिएक्टिव एंड Au लेस रिएक्टिव। ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। समझ में आ गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम डीकम्पोजिशंस। डीकम्पोजिशंस क्या होता है, अपघटन, किस प्रकार से वो जो सड़े हुए फूड होता है वो क्या होता है। देखो, डीकम्पोजिंग ऑफ फूड इज ए नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस। जो डीकम्पोजिंग फूड होता है वो क्या होता है, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। और नॉन रिवर्सिबल क्या होता है, एक प्रकार का केमिकल चेंज जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। सड़े हुए जो फल है, भोजन है, उनको वापस से हम फ्रेश थोड़ी बना सकते हैं, तो वो क्या हुआ, डिकम्पोजिंग। तो वो क्या है, एक प्रकार की केमिकल चेंज। तो हम बोल सकते हैं कि डीकम्पोजिशन इज ए केमिकल चेंज। टीनी लिविंग थिंग कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द फूड एंड टर्न इनटू द अदर सब्सटेंस। टीनी कुछ जीवित, ठीक है, टीनी मतलब बिल्कुल सूक्ष्म जो सजीव होते, थिंग कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीन्स पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है, तो माइक्रो दो वर्ड है इसमें, माइक्रो और ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब वेरी वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मतलब अपन बोल सकते हैं लिविंग थिंग मतलब सजीव, वेरी वेरी स्मॉल सजीव मतलब छोटे छोटे सजीव जिनको हम अपनी नेक आई से नहीं देख सकते हैं, उनको ओनली माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हम देख पा सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो समझ में आ गया कि टीनी लिविंग थिंग कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ सजीव होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म जीव होते हैं ऑन द फूड, जो क्या होते हैं फूड में प्रेजेंट होते हैं, एंड टर्न इनटू द अदर सब्सटेंस, जो उस भोजन को अलग ही सब्सटेंस अलग ही पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम ब्रेड को रोटी को थोड़े दिन के लिए रख दें तो उसमें क्या आ जाते हैं सूक्ष्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं, जिसको हम फफूंद भी बोलते हैं। तो वो एक प्रकार से अलग सब्सटेंस बन गया। ठीक है, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन कंपाउंड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो सूक्ष्म होते हैं, जो हम फूड के रूप में कुछ फूड आइटम लेते हैं उनमें सूक्ष्म जीव के रूप में क्या प्रेजेंट हो जाते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो क्या होती है एक विषैली गैस होती है जो हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, इट इज ए इम्पॉसिबल टू रिएक्ट ए फ्रेश फूड फ्रॉम द रूटन फूड। ठीक है, मतलब इम्पॉसिबल है एक फ्रेश फूड को वापिस से उसी फूड में मतलब सड़े हुए फूड को वापिस से फ्रेश फूड में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है इरिवर्सिबल चेंज, दैट इज केमिकल चेंज।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन बिकॉज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर स्प्लिटिंग इनटू सिंपलर कॉम्प्लेक्स। यह प्रोसेस क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन कहलाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसको वापिस से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसको वापिस से सिमिलर कंपाउंड में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो सड़ा हुआ जो भोजन है उसको वापिस से फ्रेश फूड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया डिकम्पोजिशन क्या होता है। इसके बाद देखो क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण क्या होता है। देखो लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं ऑफ द प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ के, कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम देयर द सॉल्यूशन। हम कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं उससे क्या बनाते हैं? लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ बनाते हैं प्योर सब्सटेंस के रूप में। कोई भी हमने सॉल्यूशन लिया वो क्या होता है? प्योर, उसके रूप में हम क्या बना सकते हैं? लार्ज क्रिस्टल्स। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण अभिक्रिया। ठीक है। इट इज ए फिजिकल चेंज, जो क्या होती है? एक प्रकार की फिजिबल, डेट इज रिवर्सिबल। इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, हम क्रिस्टल लेते हैं लैब में, कुछ भी प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन लेते हैं और उनसे अलग अलग पार्टिकल्स फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस हैविंग ए डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप इज कॉल्ड क्रिस्टल्स। इसी प्रकार हम क्या करते हैं? कोई भी हम सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, हैविंग डिफाइंड, डेफिनेट करते हैं, मतलब निश्चित करते हैं इनसे एक ज्योमेट्रिकल, ज्यामिति, आकृति, इज कॉल्ड क्रिस्टल, क्रिस्टल के रूप में। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ये प्रोसेस क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। हेल्प इन द रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सॉलिड। और क्या करते हैं ये? किस में हेल्प करते हैं? जो भी क्रिस्टल में जो इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धताएं होती हैं सॉलिड्स के रूप में, उनको रिमूव करने का कार्य भी क्रिस्टलीकरण प्रोसेस द्वारा हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि क्रिस्टलीकरण प्रोसेस में क्या होता है? हम कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या होते हैं? उसमें प्योर सब्सटेंस के रूप में हम लार्ज क्रिस्टल प्राप्त करते हैं। और लार्ज क्रिस्टल, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण। और ये किस में हेल्प करता है? क्रिस्टलीकरण प्रोसेस किस में हेल्प करता है? जो भी सॉलिड्स सब्सटेंस होते हैं अपने पास, उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है, अशुद्धियाँ होती है, उनको रिमूव करने का कार्य भी हम क्रिस्टलीकरण प्रोसेस द्वारा कर सकते हैं। और ये कौन सा प्रोसेस होता है? एक प्रकार का फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कैसे? क्योंकि इस प्रोसेस में हम रिवर्स हो सकता है, ये टेम्परेरी हो सकता है, क्योंकि इसमें बनने वाले प्रोडक्ट को हम रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, किस प्रकार जो मेटल सबसे टॉप पे हो वो मोर रिएक्टिव और सबसे जो बॉटम पे हो वो क्या होती है? लेस रिएक्टिव। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।